हेलो स्टूडेंट्स, तो कल के वीडियो में हमने क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर के पैटर्न को समझा था। एंड आज के इस वीडियो पार्ट 2 में हम इस पेपर को मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे एंड सुनेंगे। पार्ट ए में है पैसेज आता है, तो इसमें से जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 3 तक ये आपको MCQ के फॉर्म में सॉल्व करने होते हैं। तो हमें पैसेज को रीड करना है, सो वी विल स्टार्ट रीडिंग इट। This is a great lesson for all of us to learn. ये एक लेसन है। लेसन मतलब हम सभी के सीखने के लिए ये क्या है, बहुत बड़ी बात है। हमें सभी को इसे एक सीख लेनी चाहिए। That in all matters, कि सभी मामलों में matters मतलब extremes are alike। तो जो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सट्रीम्स का मतलब चरम सीमा, जो बहुत ही अति हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। जैसे हम बोलते नहीं है कि किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए वर्ड है एक्सट्रीम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, कि दो जो एक्सट्रीम्स होते हैं, दो जो चरम सीमा वाली चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो क्या होती हैं, अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसी, सिमिलर, राइट। नाउ वी मूव नेक्स्ट। क्या लिखा है, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। मीन्स द एक्सट्रीम पॉजिटिव, पॉजिटिव की मतलब होता है सकारात्मक चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें अपन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एंड निगेटिव चीज़ों को क्या, निगेटिव मतलब नकारात्मक चीज़ें। तो यहाँ पर इस पैसेज में क्या मेंशन किया गया है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव, जो चरम सीमा वाली पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें, एंड एक्सट्रीम नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, वो कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए, व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. तो when the vibrations of light, light मतलब प्रकाश, और vibration का मतलब होता है जो स्पंदन होता है या कंपन होता है, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत या तो स्लो होते हैं, तब भी हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, या फिर वो बहुत रैपिड होते हैं। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज़। तो मीन्स ये दोनों ही एक्सट्रीम वाली चीज़ें होंगी। जब वो बहुत स्लो होते हैं तब भी हम लाइट हमें दिखाई, प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और जब उसके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं तब भी हमें वो दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, सो विथ साउंड वेरी लो इन पिच, ठीक है। तो जब हम अब साउंड की बात कर रहे हैं, तो जब उसकी पिच बहुत कैसी होती है, साउंड की पिच बहुत ही लो होती है, हियर इट, तो हमें वो सुनाई नहीं देती है। ओके, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट ईदर। तो साउंड की भी पिच, जैसे कि हम लाइट की बात कर रहे थे, तो जब लाइट की वाइब्रेशन बहुत स्लो होती है या बहुत रैपिड होती है तो हमें लाइट दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह से साउंड की पिच भी जब बहुत लो होती है या फिर बहुत हाई होती है, तब भी हम उसको सुन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। उसी तरह से प्रकृति में भी डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अंतर है, किसके बीच में, रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध करना, ठीक है। एंड नॉन रेजिस्टेंस का मतलब, नॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है कि अप्रतिरोध, प्रतिरोध न करना। तो नेचर में भी रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस उसी तरह से एग्जिस्ट करता है। वन मैन डज नॉट रेजिस्ट, एक आदमी होता है वो रेजिस्ट नहीं करता है, रेजिस्ट प्रतिरोध नहीं करता है, किसी भी चीज़ के बारे में वो अपोज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज ही इज़ वीक, लेजी एंड कैनॉट। तो वो प्रतिरोध क्यों नहीं करता है, क्योंकि या तो वो कमज़ोर है, या फिर आलसी है, या वो कर ही नहीं सकता है, और वो प्रतिरोध नहीं कर सकता है, ठीक है। द अदर मैन नोज, अब दूसरा व्यक्ति है, उसे पता है, दैट ही कैन स्ट्राइक एन इररेसिस्टिबल ब्लो, ठीक है। ब्लो, ब्लो का मतलब आघात करना, एक बड़ा ही भयंकर वाला ब्लो अटैक कर सकता है, इफ़ ही लाइक्स। तो अगर वो चाहे तो वो एक इररेसिस्टिबल ब्लो, प्रहार कर सकता है। नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमीज़, फिर भी वो
नहीं चाहता है तो वो स्ट्राइक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो अपने एनिमीज़ को, अपने शत्रुओं को क्या कर सकता है, अपने शत्रुओं को ब्लेस कर सकता है, अपने शत्रुओं को आशीर्वाद भी दे सकता है। द वीक, वीक मतलब कमज़ोर, हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज़ ऑप्रेस्ड। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो अगर अप्रतिरोध की भावना दिखाते हैं, मीन्स अगर वो प्रतिरोध नहीं करते हैं तो दैट मीन्स उनका क्या होता है, ऑप्रेस्ड, वो प्रताड़ित होते हैं। व्हाइल द स्ट्रॉन्गर वन कमिट्स अ सिन, जबकि ताकतवर व्यक्ति एक पाप करता है, इफ़ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस, और अगर ताकतवर व्यक्ति होता है, जो मजबूत व्यक्ति होता है, वो अगर प्रतिरोध करता है तो वह क्या करता है, एक अपनी तरफ से एक सिन करता है। सिन मतलब पाप करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज। अब हम चलते हैं नीचे क्वेश्चंस की तरफ, राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़, कि हम साउंड सुनने में सक्षम नहीं होते हैं, कब नहीं होते हैं, इफ़ इट इज़ टू लो, अगर वो बहुत धीमी होती है, अगर वो बहुत, इट इज़ टू हाई, अगर वो बहुत हाई होती है, इट इज़ टू नॉइजी, बहुत ज़्यादा इससे शोर आ रहा होता है, या फिर ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी, मीन्स या तो ये बहुत धीमी होती है या फिर ये बहुत हाई होती है। तो अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था कि हम साउंड को तब नहीं सुन पाते हैं जब वो कैसी होती है, जब वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है और बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो व्हाट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 2, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। तो टू एक्सट्रीम्स अलाइक होते हैं, अलाइक मतलब सिमिलर, इसका मतलब पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या लिखा है, देखिए 4 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन द एक्सट्रीम नेगेटिव, कि एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है वो एक्सट्रीम नेगेटिव से बेटर होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है यहाँ पे डिनोट किया गया है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, नहीं ये भी नहीं है। तो सी में क्या लिखा है, देखिए वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, कि हम दोनों ही सिचुएशंस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है, मतलब दोनों ही एक्सट्रीम्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज द राइट वन, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का ऑपोजिट पूछा गया है, स्लो मतलब धीमा, तो स्लो का ऑपोजिट वहाँ पर आपने देखा था, दिया हुआ था रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज। ठीक है, नाउ ये हमारे पैसेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे, वी हैव सॉल्व्ड देम। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन 4 to 8 एंड दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ग्रामर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, आई देयर विद माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर। अब आपको यहाँ पर सही टेंस का सिलेक्शन करना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है विल गो, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर जाऊँगा। वेंट पास्ट टेंस है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर गया था। हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, डी में क्या दिया है, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, तीनों ही ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया गया है, ना तो फ्यूचर का टाइम मेंशन है, ना पास्ट का टाइम मेंशन है, तो हम इसमें किसी भी टेंस का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसके साथ आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स भी सही है, वेंट देयर विद माई पेरेंट्स भी सही है, हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स भी सही है। सो द ऑप्शन करेक्ट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, if you want to know about new things you are, if you want to know about new things, अगर आप न्यू चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखना। सो द राइट ऑप्शन इज डी, क्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको ये क्वेश्चन
इस तरह का मिलेगा जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे एंड उन वर्ड्स को आपको क्या करना होगा, रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस को चूज़ करना होगा कि इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा है चारों ऑप्शंस में से। सो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं लव्स माई टू शेयर टॉयज़ ब्रदर हिज। ओके, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि हमें उसकी एक थोड़ा सा एक मोटा आइडिया अपने माइंड में सेट करना है कि इसका मीनिंग क्या, इस सेंटेंस से हमें क्या मतलब निकल रहा है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम निकालते हैं तो यही निकलेगा कि माय ब्रदर, मेरा भाई है जो वो क्या करता है, लव करता है, क्या करना पसंद है उसे, टू शेयर करना। और क्या शेयर करना पसंद है, अपने टॉयज़। तो मीन्स मेरे ब्रदर को अपने टॉयज़ शेयर करना पसंद है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए माय टॉयज़ से सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, ब्रदर से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो हमें ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, माय ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज़। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। This one, my brother loves to share his toys. Okay, now we will move to question number 7. You will get one question from the spelling. आपको पूछा जाएगा कि आपको चार स्पेलिंग दी जाएंगी, उनमें से आपको एक या तो मिस स्पेल्ड गलत स्पेलिंग्स का पता लगाना होगा या फिर आपको सही स्पेलिंग का पता लगाना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिस स्पेल्ड का मतलब गलत स्पेलिंग का वाले वर्ड का आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर गलत स्पेलिंग है जो ये है अबंडेंस में ABUND के बाद यहाँ पर E दिया हुआ है, तो E नहीं होता है अबंडेंस की स्पेलिंग है, अबंडेंस की स्पेलिंग में होता है DANCE, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ही jumped डैश द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। तो वह कुएं में कूद गया, टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, डूबती हुई गर्ल को बचाने के लिए। तो जंप के बाद क्या प्रपोजिशन का यूज़ होगा, ही जम्प्ड इनटू द वेल, कुएं के अंदर कूद गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आर रिलेटेड टू दिस पैसेज। आपको पहले इस पैसेज को रीड करना है एंड देन उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर में से आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, आई फिनिश्ड माई पोम। मैंने अपनी पोम फिनिश की। मैंने मतलब किसने, एन फ्रैंक ने। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और बहुत अच्छी पोएम बनी थी। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. तो ये पोएम थी वो किसके बारे में थी, एक डक के बारे में थी, एक फादर स्वान के बारे में थी और उनके 3 बेबी डकलिंग। डक के बच्चों को क्या बोलते हैं, डकलिंग्स बोलते हैं। तो उनके 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में ये पोएम थी। Who were bitten to death by the father because दे क्वैक्ड टू मच। तो जो फादर स्वैन था, उसने अपने बेबी डकलिंग्स को मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, शोर करते थे। ओके, लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली फॉर्चुनेटली मिस्टर कीसिंग ने, मिस्टर कीसिंग कौन है, एन फ्रैंक के मैथ्स के टीचर हैं। तो उन्होंने इस जोक को राइट वे, ठीक तरह से लिया, उनको पोएम पसंद आई। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने उस पोएम को क्लास को पढ़ के सुनाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने ओन कमेंट्स को ऐड भी किया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने दूसरी क्लासेस में भी एन फ्रैंक की इस पोएम को पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक। और उसके बाद से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई है। एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया है। तो ये पोएम, ये जो पैसेज है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से इसमें मैंशनड है।
आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा कि इसमें मिस्टर कीसिंग है, एन फ्रैंक के मैथ्स के टीचर हैं, एंड एन फ्रैंक को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। शी वॉज़ वेरी टॉकेटिव एंड शी वॉज़ ए चैटर बॉक्स। तो मिस्टर कीसिंग क्या करते थे कि उसको, वो एन फ्रैंक क्लास में भी बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो मिस्टर कीसिंग उसको बोलने की हैबिट को कम करने के लिए उसको क्या करते थे, बहुत सारा उसको होमवर्क असाइन कर देते थे। तो एक बार उन्होंने उसको एक पोएम लिखने को बोली, तो एन फ्रैंक ने जो पोएम लिखी, तो वो पोएम थी एक मदर डक एंड फादर स्वैन के बारे में थी, बेबी डकलिंग्स के बारे में पोएम थी। ठीक है, तो मिस्टर कीसिंग को वो पोएम बहुत अच्छी लगी और उस पोएम के बाद से उसको ज़्यादा असाइनमेंट, ज़्यादा होमवर्क कर देना बंद कर दिया। ना वी विल मूव टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, इन एंस पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वैन सिम्बोलाइज। तो डकलिंग्स और फादर स्वैन क्या सिम्बोलाइज करते हैं? तो डकलिंग्स है और फादर स्वैन है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को सिम्बोलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क। मिस्टर कीसिंग उसको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे? पहले क्यों देते थे? बिकॉज, देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, एंड टॉक्ड टू मच इन दी क्लास। एंड क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। क्वेश्चंस 11 to 13, सो द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 इज मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल। मंडेला ने जेल में कितने साल स्पेंड किए? तो मंडेला ने जेल में ही स्पेंड 27 ईयर्स। ठीक है, सो ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. What is Mahaseer? It is about Mahaseer. Mahaseer is a dash found in Coorg. This question is from the chapter Coorg वाले chapter. तो महासीर के बारे में पूछा गया। महासीर क्या है? महासीर is a large freshwater fish. Large freshwater fish है. So option A is correct. Next question is question number 13. The conductor was a dash man. ये क्वेश्चन है, मैडम राइड्स दी बस में से क्वेश्चन है। तो उसमें जो बस कंडक्टर था वो कैसा फेलो था? रूड था, जॉली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ही वाज ए जॉली मैन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन 14 and 15. यहाँ पर क्या है, एक पोएम से एक्सट्रैक्ट दिया गया है, अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपने अमेंडा पोएम तो पढ़ी ही होगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हु इज़ द स्पीकर इन द बब लाइन्स। इन लाइन्स में स्पीकर कौन है, मतलब इन लाइन्स को कौन बोल रहा है? ऑफकोर्स उसकी पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसकी मदर बोल रही है। तो यहाँ पर मदर का ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे अमेंडा है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है और नेबर्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हर पेरेंट्स इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस। स्पीकर इस तरह से बोल रहा है। स्पीकर इस तरह से क्यों बोल रहा है? नंबर सी इज इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर। इंस्ट्रक्शन से अमेंडा का बिहेवियर अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो पेरेंट्स बच्चों को इंस्ट्रक्शन ही इसलिए देते हैं कि जिससे कि उनका बिहेवियर है वो बेटर हो जाए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए permanent guest because tricky कौन है? डॉग है। एंड इन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के फॉर्म में रखना क्यों टेम्पटेशन था, मतलब अच्छा क्यों लग रहा था डॉक्टर को? तो डॉक्टर को, ट्रिकी को, आपको तो इसकी स्टोरी के बारे में पता ही होगा। ट्रिकी को उसकी जो मिस्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा ओवर फीड कराती थी और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। एंड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसको कुछ खाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, उसको भूखा रखा था, पानी पर उसको सरवाइव कराया था, जिससे कि क्योंकि उनको उसकी मेन प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर फीड कराना ही उसकी प्रॉब्लम थी। तो अब उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पंफ्रे, और उसको क्या करती थी, हॉस्पिटल में बहुत सारा खाना बेचती थी, तो उसको डॉक्टर उनका स्टाफ जो है वो खा लेते थे, उनको अच्छा खाने को मिल रहा था। तो इसलिए उनको ये एक टेम्पटेशन था कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह ही
अपने हॉस्पिटल में रख लिया जाए। तो इसका मिसेस पंफ्रे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। मिसेस पंफ्रे बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती थी जिसको कि डॉक्टर एंजॉय करते थे। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल ने हरि सिंह को क्या क्या सिखाया? कुक एंड राइट, खाना बनाना और पढ़ना लिखना सिखाया। कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, कुक करना, राइट करना, लिखना और नंबर्स को ऐड करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स। ये तीनों ही चीज़ें उसने हरि सिंह को सिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 18, द बुक गिफ्टेड टू ई ब्राइट बाय हिज मदर वाज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ई ब्राइट को उसकी मदर ने कौन सी बुक गिफ्ट की थी। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो द करेक्ट आंसर इज द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये वाली बुक ई ब्राइट को उनकी मदर ने गिफ्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मटिल्डा। मटिल्डा को इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन से वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ठीक है, दिस इज फ्रॉम द स्टोरी द नेकलेस। नेकलेस में से है ये वाला क्वेश्चन। तो हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। रिच ए ऑप्शन में दिया है रिच, तो रिच तो मटिल्डा नहीं थी, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है फैशनेबल, हाँ फैशनेबल थी। एम्बिशियस, एम्बिशियस थी। मिडिल क्लास थी। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। एम्बिशियस थी, ठीक है, मिडिल क्लास थी, एंड यहाँ पे क्या लिखा है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट में फिर से दिया है रिच, तो रिच नहीं थी। ठीक है, तो ये रूल आउट हो गया हमारे, ऑप्शन ए रूल आउट हो गया, ऑप्शन बी रूल आउट हो गया, ऑप्शन डी रूल आउट हो गया। तो हमारा क्या बचा? ऑप्शन बी, फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ सीरीज। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि आपको तो पता ही है उनके स्कूल, उनके गांव में एक नया स्कूल खोलाया जा रहा था, एंड सिंस वो वहाँ के नंबर डालते तो उनको ये उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया था कि वो भी अपनी डॉटर्स को, अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। तो हम इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। उसके फादर को ऐसा करने के लिए कंपेल किया गया था, दबाव डाला गया था। ओके, ऑप्शन बी में क्या है? हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड। उसकी मदर उसको पढ़ाना चाहती थी, शिक्षित कराना चाहती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट है एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल। हर कोई अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजता था। नहीं, हर कोई नहीं भेजता था। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। ये उसकी मैरिज के लिए स्कूल जाना जरूरी था, ये भी नहीं था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। ठीक है, उसके फादर को ऐसा करने के लिए दबाव था, इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेजा। तो ये हमने 1 से लेकर 20 तक के MCQ को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Part B will be discussed in the next video.